Dear student, today I'll start next session on the outbreak of the French Revolution. In previous video we studied about National Assembly of Third State, that on 20 June 1789 the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in Versailles. They declared themselves a national assembly, and they also swore to draft a new constitution for France that would limit the powers of the monarchs. The representative of the third state were led by Mirabeau and Abbé Sieyès. We also read Mirabeau was born in a noble family but discarded his feudal privileges. Abbé Sieyès was originally a priest. He wrote an influential pamphlet called What is the Third State? In this session, we studied further. Abbé Sieyès, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? Means to say, अबे सियाज जो है वो क्या था, पादरी था, और उसने तीसरा स्टेट क्या है ये चीज़ लिखा है। शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी है, मतलब उसने एक तरीके से लिखा है कि क्या है थर्ड स्टेट क्या है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. जिस वक्त नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप को तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। A serve winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. जो कड़ाके की ठंड थी उसके कारण जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, और इसकी वजह से ब्रेड की जो प्राइस थी वो आसमान को छू रही थी। After spending hours in long quests at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. बेकरी मालिक इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए क्या करने लगे थे, जमाखोरी। A serve in winter had meant a bad harvest. The price of the bread rose. मतलब कि कड़ाके की ठंड की वजह से जो है फसल उस साल गंदी हुई, जिसकी वजह से जो ब्रेड का प्राइस था वो बढ़ गया। ऑफन बेकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करने लगे, शोषण करने लगे ऐसे सिचुएशन का, और जमाखोरी करने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन ए लॉन्ग क्वेज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतज़ार के बाद जो एंगर था वुमेन का वो बहुत ही ज़्यादा हावी हो गया, जिससे वो जो है दुकान पे हमला कर दी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड द डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल। जो मतलब क्रोध भरी भीड़ थी उसने 14 जुलाई को बस्टाइल पर हमला बोल दिया। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manure had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. जो कंट्री साइड के इलाके थे, मतलब देहाती इलाकों में गांव-गांव अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक हैं उन्होंने जो है हायर किया है गुंडों को, मतलब एक तरीके से लुटेरों का गिरोह बुलवाया है ताकि जो पकी हुई फसलें हैं वो पूरी तरीके से ख़राब कर दिए जाए। मीन्स कहने का गांव के जो इलाकों में गांव जो है ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार हैं उन्होंने क्या किया है, लठैतों को मतलब कि लुटेरों के गिरोह को जो है हायर किया है, भाड़े पे लिया है ताकि वो जो है डिस्ट्रॉय कर सके राइप क्रॉप्स को। Caught in a frenzy of fears, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattest। कहने का मतलब कई ज़िलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने क्या किया, कुदाल बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। जो उनके ग्रामीण इलाकों में किले थे उस पर हमला बोल दिया। They looted, hoarded grain and burned down documents containing record of manorial dues. A large number of the nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries.
उन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण मतलब जो किसान जो है बहुत ही ज़्यादा आक्रांत थे, बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे, गुस्से में थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है लूटा, अन्य भंडारों को, जो ग्रेन थे उनको लूटा, और उसके बाद जो है उन जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें उनके लगान की जैसे टैक्स संबंधी चीज़ें जो है इंक्लूड रहती थी, उनको जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम दियर होम्स, मीन्स कहने का मतलब जो कुलीन बड़ी संख्या में जागीर थे वो जो है अपनी जगह को छोड़ के भाग जाते हैं, अपनी जागीरों को छोड़ के भाग जाते हैं। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, अब बहुत जो है उसमें से पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले लेते हैं। Faced with the powers of his revoluting subjects, Louis XVI finally accorded recognize to National Assembly and accepted the principle that his power would from now on the checked by the Constitution। अपनी जो रिवोल्टिंग सब्जेक्ट कहने का मतलब अपनी जो विद्रोही प्रजा की शक्ति का जो है गेस करते हुए जो लुईस 16 मतलब लुईस 16 को जब ये पता चल जाता है कि जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और ये भी मान लिया कि उसकी जो सत्ता है, मतलब उसका जो शासन है, पावर्स है, उसको अब चेक किया जाएगा किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि नेशनल असेंबली के लोग बनाना चाह रहे थे या बनाए थे। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबलाइजिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली जो ये व्यवस्था थी, मतलब एक मोनार्च था, उसके खात्मे का आदेश पारित किया। कहने का मतलब कि 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने पास किया कि ये जो फेडरल सिस्टम है, मतलब ये जो ऑब्लिगेशन है, मतलब रुकावटें हैं, टैक्सेस हैं, ये सब पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम की वो ख़त्म कर दी जाए। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, डाइट्स वर obliged and land owned by the church was confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres। कहने का मतलब जो पादरी वर्ग के लोगों को अपने प्रिविलेजेस को छोड़ देने के लिए विवश किया गया, मतलब कि जो क्लर्जी वर्ग के लोगों को मिलता था कि विशेषाधिकार, वो कर वगैरह नहीं भरेंगे, तो वो सब विशेषाधिकार उनसे छीन लिया गया। धार्मिक कर जो है वो जिसको ताइत कहते हैं, ताइत को समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जो है वो जब्त कर ली गई, मतलब वो जगह जो चर्च के अंतर्गत आती थी उसको जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इस तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक 2.1 हमारा है वो फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस जब जो है संवैधानिक राजतंत्र बना, संवैधानिक मतलब जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। तो ये अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है 2.1। The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. Its main subject was to the limit powers of the monarchs. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explain how the new political system worked। मतलब नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का जो प्रारूप था उसको पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की जो एम्परर की जो पावर्स है उसको कंट्रोल में करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया। मतलब कहने का मतलब कि ये जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो पहले सिर्फ मोनार्च के हाथ में रहा करता था हर पावर, अब जो है वो किसके हाथों में, वो एक हाथों में न होके वो अब बढ़ गया था किसके बीच, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस तरीके से इसने फ्रांस को क्या बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई।
फिगर 7 में एक्सप्लेन किया गया है, जो आपकी बुक में है उसमें ड्रॉप्ड है, ड्रा है, उसको आप देख लेंगे। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected, that is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage were given the status of active citizen, that is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. Means सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं। नागरिक मतलब जो सिटीजन्स हैं वो सबसे पहले ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट करते हैं, हु इन टर्न चूज द असेंबली। फिर उसके बाद जो है पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। 25 ईयर्स से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया। कहने का मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट वही दे सकते थे जो 25 ईयर्स के ऊपर थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। कहने का मतलब कि मत देने का अधिकार किसको था, उसको कहा गया, मतलब उसको एक्टिव सिटीजन कहा गया, जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका देते थे। शेष जो पुरुष और महिलाएं थी उनको निष्क्रिय नागरिक के तौर पे रखा गया। कहने का मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब कि ओनली मेन एवं 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers' wages were given the status of active citizen. Active citizen that is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. मीन्स कहने का सिर्फ वही पुरुष जो कि 25 ईयर्स के हैं और जो एटलीस्ट अपने 3 डेज लेबरर्स वेजेस को टैक्स पे कर सकते हैं, वही लोग जो है वही लोग एक्टिव सिटीजन में रखे गए। बाकी जो बची औरतें और आदमी थे उनको पैसिव सिटीजन में रखा गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देम एज ए मेंबर ऑफ असेंबली, ए मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। कहने का मतलब निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। कहने का मतलब निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए कम से कम जो लोग थे उनको करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना था, मतलब कि वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में उनकी गिनती होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। राइट्स एज द राइट्स The Constitution began with the declaration of rights of man and citizen. Rights such as the right to life, right to speech, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of state to protect each citizen natural rights. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबसे पहले ही डिक्लेरेशन घोषणा कर दिया जो पुरुष नागरिकों का अधिकार था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ संविधान की शुरुआत हुई। राइट्स में क्या क्या थे? जीवन का अधिकार था, अपने जीवन का अधिकार था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बातों को रखने का अधिकार था,
और उसके अलावा जो है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को रखने का अधिकार था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान हैं, इस चीज़ का इस तरीके से इसको एज ए नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स कहा गया। कहने का मतलब नैसर्गिक एंड अहर्डी, कहने का मतलब जिसको कि दोबारा छीना ना जाए, उन अधिकारों में इसको शामिल किया गया। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, कहने का मतलब ये जो अधिकार थे ये प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, मतलब बाय बर्थ ही प्राप्त थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। और ये स्टेट की ड्यूटी है, माना गया संविधान के जरिए, कि वो प्रत्येक नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स है, एक तरीके से मौलिक अधिकार है, उसको जो है उसकी रक्षा करे। फाइनली योर topic, the outbreak of revolution, French Revolution is completed. In next video we will start about France abolishes monarchy and become a republic. Thank you.